हाय, वेलकम टू टी सिंपली। आज हम समझेंगे सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास समझते हैं, ग्रेविटी हम बंद कर देते हैं। हमने ग्रेविटी ऑफ कर दिया, ठीक है। तो मास क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर कितना पदार्थ है, कितना मैटर है, और वो पदार्थ, वो मैटर कितना, कैसे फैला हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस चीज़ में जिसे हम देख रहे हैं। तो ये रॉड है, ठीक है। तो इसमें माना कि ये इस रॉड के इस पॉइंट से इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम है, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम है। तो ये सेंटर पॉइंट के इधर जितना मास है उतना ही इधर मास है। तो रॉड का जो ये सेंटर है उसके दोनों तरफ जो मास है वो बराबर है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, जो मास हमने इसमें बांटा है, इस रॉड में हमने बराबर बांटा है। इस पॉइंट के इस साइड भी और इस पॉइंट के इस साइड भी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर अगर हम इसको एक चीज के ऊपर रखें तो ये बैलेंस्ड है। तो एक तरह से ये पॉइंट जो है ये बैलेंस पॉइंट है, क्योंकि इधर जितना मास है उतना ही मास इधर है, ठीक है। तो ये इसका जो पॉइंट है इसी को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब माना कोई एक डिस्क है, कोई गोल चीज है, तो उस गोल चीज के इधर जितना मास है उतना ही मास इधर है, ऊपर जितना मास है उतना ही नीचे है, इस दिशा में जितना मास है इस दिशा में भी उतना मास है, इस दिशा में जितना मास है उतना इस दिशा में इतना मास है। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस डिस्क का ये सेंटर ऑफ मास कहलाता है। अब आप इस डिस्क को अगर आपने ऐसे किसी नोक, किसी पॉइंट पर रख दिया तो ये बैलेंस रहेगी, ठीक है। अब माना कि एक स्फीयर है, एक 3D कोई चीज है, उस 3D का जो सेंटर है उसके चारों तरफ जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर बराबर है, उसके इस साइड भी सब तरफ उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वो पॉइंट कहलाएगा उसका सेंटर ऑफ मास। अब देखिए ये एक डॉल है। अब इस डॉल का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? यहां पर है। कैसे? देखिए मैंने इसको छोड़ दिया, ये बैलेंस हो गई, ये डॉल इस पॉइंट पे बैलेंस हो गई, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास का फायदा यह है कि जो पूरी रॉड है, पूरी रॉड को हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसके एक पॉइंट को देख लेते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास के पॉइंट को देख लेते हैं। और जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, इस सेंटर ऑफ मास पर हम फोर्स लगाएंगे, तो इस रॉड का हर एटम इस डायरेक्शन में मूव होगा और एक ही साथ मूव होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो अब हम इस रॉड को इग्नोर कर सकते हैं, इस रॉड को हम इग्नोर कर लेते हैं और हम इसको सिर्फ एज ए पॉइंट मास देख लेते हैं। तो इस पॉइंट मास के देखने से हमें उसके शेप में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किस शेप की चीज है, हमें मोशन की स्टडी करना आसान हो जाएगा। हम उसे सिर्फ पॉइंट मास करके समझ सकते हैं कि हम ऐसा मान सकते हैं कि जो सारा मास है उसका वो इस जगह पर केंद्रित है, इस जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये एक बॉल है, इसको आप नीचे गिरा रहे हैं। माना ये बॉल 10 kg की है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, और ये एक पॉइंट है जिसका मास 10 kg, यानी कि एक छोटी सी कोई पॉइंट चीज है जिसका मास 10 kg है, और हम इन दोनों को नीचे गिरा रहे हैं। ये भी नीचे गिरी और इन दोनों को एक साथ नीचे गिरा रहे हैं। तो ये जैसा गिरेगा 10 kg का मास, बिल्कुल वैसे ही ये 10 kg का पॉइंट मास गिरेगा, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। यानी कि ये जो 10 kg की चीज है वो एकदम ऐसे बिहेव करेगी जैसे पॉइंट मास है। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि हर चीज हमें किसी शेप में नहीं मिलेगी, किसी रॉड में नहीं मिलेगी, या डिस्क में नहीं मिलेगी, या स्फीयर में नहीं मिलेगी। हो सकता है किसी का कोई शेप आर्बिट्री हो। तो अगर माना कोई ऐसा शेप है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है और हमें इसका मोशन समझना है, तो हम इस पूरे शेप को इग्नोर कर लेते हैं
और हम इसे पॉइंट मास मान लेते हैं, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और हम सिर्फ ये स्टडी करेंगे कि ये पॉइंट कैसे मूव हुआ। तो हमने इसे फेंका, हम सिर्फ इस पॉइंट की स्टडी कर लेते हैं। तो ये इसका फायदा है। अब हम ग्रेविटी ऑन कर लेते हैं और समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ऑन हो गई। तो अब हमने इस रॉड को रखा है बैलेंस करके किसी चीज के ऊपर, ठीक है। और जो ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्म है। तो वेट क्या होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से फोर्स। तो जो ये ग्रेविटी है ये इसको खींच रही है, इस पर फोर्स लगा रही है। तो अभी ये रॉड बैलेंस में है। क्यों बैलेंस में? क्योंकि जितना फोर्स ग्रेविटी का यहां लग रहा है उतना ही फोर्स ग्रेविटी का यहां लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इस रॉड के इस हिस्से में जितनी है उतनी इस हिस्से में। तो ये रॉड बैलेंस है, क्योंकि जिस फोर्स से ग्रेविटी इस आधे हिस्से को खींच रही है उसी फोर्स से ग्रेविटी इतने को खींचेगी, तो ये बैलेंस रहेगा। अब माना कि ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है, यहां पे ग्रेविटी बढ़ गई, ठीक है। तो क्या होगा? इस जगह पर ज्यादा फोर्स लगेगा तो इस जगह का वेट ज्यादा हो जाएगा, तो ये रॉड ऐसे टिल्ट हो जाएगी। तो अब देखिए सेंटर ऑफ मास तो इसका यही है, लेकिन क्या हो गया, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अब खिसक गई है। तो हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे? तो अब हमें इस रॉड को खिसकाना पड़ेगा इधर, ठीक है, तब जाके ये बैलेंस होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास वही है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो गई। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास दोनों का पॉइंट अलग अलग हो गया है। तो अब जितना वेट रॉड के इस पॉइंट से इस हिस्से का है उतना ही वेट रॉड के इस हिस्से का वेट है। भले ही इसका मास कम होगा लेकिन यहां ग्रेविटी ज्यादा है, तो ये वेट और ये वेट बराबर है। तो ये पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि वेट क्या होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब इसका सेंटर है, ये यहां पे बैलेंस होगा। तो इस केस में जहां नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी होती है उस केस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है उसमें लगभग यूनिफॉर्म ग्रेविटी रहती है। तो वहां पे सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होती है। पर अगर हम ऐसी जगह जाएं जहां पर ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे यहां पे कम है यहां ज्यादा है, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो जाएगा। अदरवाइज हम नॉर्मल कंडीशन में उसे एक ही देखते हैं। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।